हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम उसी का जो कक्षा 12वीं का जो भूगोल है उसी का जो व्यष्टि हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में अर्थशास्त्र जो है हम लोग देखते बात करते हैं। तो हमने अर्थशास्त्र का जो है वो एनसीईआरटी का सीबीएसई पैटर्न जो है आपका एनसीईआरटी जो होता है एमपी बोर्ड के लिए जो होता है, ठीक है, या किसी भी एग्जाम के अदर एग्जाम की हम बात करें तो उसके लिए अगर होता है वो, तो उसका हम लोग जो है अर्थशास्त्र का देखिएगा व्यष्टि पूरा कर चुके हैं। समष्टि के हम लोग 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं कल। ठीक है, आपको उन सभी जो है क्लास की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। इसी जो है क्लास की प्लेलिस्ट बनी होगी, आप उसमें जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर 5, जिसका नाम होगा सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। अब देखिए सरकारी बजट मतलब वो होता है जो सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी बजट बोलते हैं हम लोग उसको, है ना। अब देखो क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग देखते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है आज का कि सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि व्याख्या कीजिए। अब देखिए सार्वजनिक वस्तुएं वो होती है जो हर एक व्यक्ति की मांग के अंतर्गत आती है, मतलब हर एक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वजनिक वस्तुएं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी कीमत का निर्धारण बाजार कीमत तंत्र द्वारा नहीं हो सकता, मतलब बाजार के अनुसार उसका कीमत निर्धारण नहीं कर सकते लोग, क्योंकि वह हर एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा व्यक्ति उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच व्यवहार से समव्यवहार से नहीं हो सकती, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की देखिए उपभोग करने की शक्ति अलग होती है, उत्पादन करने की शक्ति अलग होती है, समव्यय मतलब उसको उपयोग करने की शक्ति अलग होती है। राष्ट्र उदाहरण क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन आदि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी चीज़ों के अंतर्गत आती है ना। ठीक है, अब देखिए हम लोग हमारा देखते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोगों का। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का बोल रहा है, आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, उसको ध्यान दीजिएगा आप। ये हम लोग पॉइंट पे आते हैं सीधा। ठीक है, देखिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है हम लोगों को कि सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मांग है वो, तो उसको हम सार्वजनिक वस्तु में रख रहे हैं। तो वो किसी एक व्यक्ति की तो होगी नहीं मांग, वो बहुत सारे व्यक्तियों की मांग होगी, तब जाकर सार्वजनिक मांग वो बनी है कहीं ना कहीं। ठीक है, बल्कि इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए सार्वजनिक उद्यान अथवा वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाते हैं, तो इसका लाभ सभी को मिलता है। देखिए सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के उपाय किए जाते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, थल प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्य अगर सरकार द्वारा किया जा रहा है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। ठीक है, तो वो सार्वजनिक होगी ना, तो इसका लाभ सभी को मिलता है, भले ही वो इसका भुगतान करे या ना करे। ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक वस्तुओं पर शुल्क लगाना कठिन है या कहें असंभव होता है। इसे मुफ्तखोरी की समस्या कहा जाता है। इससे ये वस्तुएं अवर्ज्य हो जाती है, अर्थात भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को इसके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए सेकंड पॉइंट हम लोगों का बोल रहा है कि ये वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के उपभोग को कम किए बिना इसका भरपूर प्रयोग कर सकता है। सही बात है, देखिए किसी एक व्यक्ति जो है वो बाजार में जो वस्तु मान लो आई है, वो सार्वजनिक वस्तु मतलब हर एक व्यक्तियों के लिए आती है बाजार में। जैसे भी राखियाँ गई है ना, तो राखियाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए बाजार में उपलब्ध थी, कितने ही व्यक्ति कितनी ही मांग की हो जाए, बाजार में दुकानदारों के पास राखियाँ अवेलेबल थी, चाहे वो करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 2000 हो। ठीक है, मतलब किसी भी घर ऐसा नहीं वो बच्चा होगा जहाँ पे राखियाँ नहीं मिली होगी या उनको राखियाँ नहीं बंधी होगी। तो कहीं ना कहीं बाजार में क्या थी, वो मांग सार्वजनिक मांग थी, तो उसमें प्रतिस्पर्धा भी थी, मतलब कंपटीशन भी था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं उसमें क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ तक उसकी भरपाई भी करी गई, तो प्रत्येक व्यक्ति की मांग अलग अलग होती है। ठीक है, तो यही तो कह रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के उपभोग को कम किए बिना इसका भरपूर प्रयोग कर सकता है। सही बात है भैया, भैया जरूरी तो नहीं कि बाजार में वस्तु रही हो तो भैया किसी एक व्यक्ति के लिए यही होगी, वो भैया तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए यही होगी ना, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई उत्पादक जो है वस्तु बनाएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। अब राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, सुनिएगा। देखिए राजस्व व्यय मतलब राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उन अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देनदारियों में कमी आती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय बोलते हैं। पूंजीगत व्यय मतलब पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से जिसके फलस्वरूप या तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या देनदारी में कमी आती है, मतलब सरकार द्वारा जो भी पूंजी दी जाती है तो सरकार की
परिसंपत्तियों में कमी आएगी या फिर जो उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, उसमें कमी आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये भुगतान बार बार करने की प्रकृति वाले होते हैं। भैया योजना बनाई थी सरकार द्वारा, तो हर बार बनाई जाती है, हर बार कुछ नई योजना लेके आती है। ठीक है, ये भुगतान एक बार करने वाली प्रकृति के होते हैं, मतलब सरकार ने एक बार जो योजना बना दी वो चलती रहती है कंटिन्यू। ठीक है, फिर क्या है, देखो क्या बोल रहा है अगला उदाहरण देखते हैं इसका हम लोग। सरकारी कर्मचारियों की वेतन, पेंशन, आर्थिक सहायता, सामाजिक और आर्थिक सहायता पर किए जाने वाले व्यय हैं, सरकारी ऋणों पर ब्याज अदायगी, ये सब क्या है, बार बार करने वाली चीज़ें हैं। भाई सरकार को हर महीने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देना पड़ेगा, आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी, सामाजिक और आर्थिक सहायता पर किए जाने वाले व्यय, अब समाज की और देश की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए जो खर्चा होना है वो तो करना पड़ेगा ना सरकार को, है ना। वैसे ही हम लोग देखते हैं इसमें पूंजीगत में, तो सरकार द्वारा भूमि की खरीद एक बार सरकार ने जो भूमि खरीद ली वो उसकी हो गई। इमारतों की, ठीक है, सड़कों, रेल, मेट्रो ट्रेन, पुल का निर्माण, विदेशी सरकार को दिए गए ऋणों का भुगतान, सार्वजनिक उद्यम शुरू करना, मतलब सरकार द्वारा जो भी योजना बना दी गई वो एक बार बनाने के बाद में कंटिन्यू चल रही है वो। ठीक है, जैसे मान लो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन मान लो हम लोग का चल रही है एमपी में, ठीक है, उसका कार्य चल रहा है अभी हम लोगों का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका कार्य प्रगति पर सरकार एक बार इन्वेस्ट कर रही है तो लाइफ टाइम के लिए इसमें फिर क्या होगा, उसमें सिर्फ क्या होता है, विशिष्टीकरण होता है, मतलब स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, उसको नवीनीकृत किया जाता है, मतलब उसको फिर से हम लोग बोलते हैं कि कुछ हिस्से उसके मतलब डैमेज भी होते हैं तो उनको तैयार किया जाता है। ठीक है, ना कि उसको पूरा तोड़ के फिर से बनाया जाएगा, है ना। यही समझ में, आगे बढ़ते देख लो हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा समझिएगा। देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती, समझाइए। देखो यह कहना बिल्कुल उचित है कि राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। हम जानते हैं कि दोहरे लेखांकन प्रणाली के अनुसार सरकार का कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बराबर होनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो व्यय किया है उसका भुगतान तो इसे करना ही होगा, चाहे वह ऋण लेके करे या नए नोट छाप के करे, जिस घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहा जाता है। अतः राजकोषीय घाटा सरकार की कुल ऋण ग्रहण की आवश्यकताओं के बराबर होता है। देखिए राजकोषीय घाटा वो होता है मतलब सरकार का जो कोष है ना उसमें घाटा होना। ठीक है, अब समझिएगा, या तो सरकार उसको नए नोट छाप के दूर कर सकती है या फिर सरकार जो है वो मान लीजिए बैंकों से या विश्व बैंक से ऋण लेके उसको पूरा कर सकती है। ठीक है, ये दो ही ऑप्शन थे सरकार के पास। अब वो राजकोषीय जो घाटा हो रहा है उसमें घाटे में और घाटा तो करेंगे नहीं कि उसमें घाटा हो गया मान लो थोड़ा और से, ऐसा तो होता नहीं है ना। मान लीजिए आप कोई वस्तु 100 रुपये की लाए हो, आप उसको 20 रुपये में बेच रहे हो, तो आपका मान लीजिए 80 रुपये घाटा हो रहा है, तो आप लोगों को जो 20 रुपये मिल रहा है क्या आप उसको छोड़ोगे? आप क्या बोलोगे, नहीं मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप हमारे घाटे की मात्रा को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जितना अधिक हो सके उतना ही धनात्मक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा इसको। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में समझ बताइए। जब राजस्व व्यय क्या बोल रहा है, जब राजस्व व्यय थोड़ा सा उसको ऊपर कर दूँ ताकि आप लोगों को लाइन दिख जाएगी सही से, है ना। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक, मतलब जो घाटा है वो जितना आपके पास पैसा है उससे ज़्यादा, मान लो मैं अब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका घाटा होना है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा बोलेंगे। मतलब मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, मैंने 140 रुपये का सामान ले लिया, तो जो 40 रुपये मेरे पास कम पड़े वो क्या मेरा घाटा है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि मैं घर से कितने पैसे लेके आया, 100 रुपये लेके आया था, तो मुझे 100 रुपये के अकॉर्डिंग ही सामान लेना चाहिए था। ठीक है, परंतु मैंने क्या किया, 140 रुपये का सामान लिया, तो जो 40 रुपये मेरे जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं वो मेरा क्या है, घाटा है ना। सूत्र के रूप में देखते हैं तो राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय, राजस्व का जो घाटा है उसके बराबर क्या है, राजस्व का व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। मतलब राजस्व का व्यय हम राजस्व की प्राप्तियों से घटा देंगे तो हमारे सामने जो राजस्व घाटा है वो हमारे सामने आ जाएगा, है ना। ठीक है, हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरे और बजट के अंतर्गत जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों, है ना, कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो इस अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे बराबर कुल व्यय। ठीक है, जो राज्य का कोष होता है ना उसके अंदर घाटा बराबर कुल व्यय, मतलब जितना खर्चा हुआ उतना। ठीक है ना, तो राजस्व प्राप्तियाँ प्लस राजस्व द्वारा, मतलब सरकार द्वारा जो प्राप्ति, मतलब जो पैसा प्राप्त किया गया सरकार द्वारा, जो किसी योजना के लिए पैसा मंजूर किया गया है वो, प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ, मतलब सरकार ने प्लस जो ऋण लिया है, ठीक है, मतलब जो लोन लिया है उसको दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, राजकोषीय घाटा हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब राजकोषीय देखो हमने राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ दोनों को जोड़ लिया, उसके अंदर से क्या माइनस करेंगे हम लोग, कुल व्यय। अब कुल व्यय को जैसे घटाएंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, राजकोषीय घाटा आ जाएगा। सुनिएगा, समझिएगा, सीधी सी बात है। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा करता हूँ उसको, ये क्या है, कुल व्यय हो गया। ठीक है, अब कुल व्यय में से हम लोग क्या घटाना, हम लोग को ये घटाना है। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा। देखो कुल व्यय में से आपको ये घटाना है। अगर हम इसमें से,
ठीक है, किसमें से, हम इसमें से अगर इसको और इसको प्लस करके घटा दें तो हमारे सामने ये आ जाएगा। ठीक है, आई समझ में, तो इसको क्या बोलेंगे, राजकोषीय घाटा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज करने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को देख के, कंफ्यूज कभी भी नहीं होगा, है ना। अब देखिए, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, मतलब सरकार द्वारा जो पैसा खर्चा करा गया है वो, मतलब हम एक माने तो उसको, प्लस पूंजीगत व्यय मतलब जितना पैसा सरकार द्वारा दिया गया है बराबर। अब क्या बोल रहा है, राजस्व प्राप्ति में सरकार ने इतना पैसा दिया था, उतना सरकार के पास पैसा पड़ा है वो, प्लस गैर ऋण से, देखो गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्ति, मतलब सरकार ने मान लो लोन ले लिया ये। ठीक है, तो भैया हम देखते हैं यहाँ पे कि 2, 1 और 1 2 हो गया हमारा, प्लस अब 2 और 1 3 हो गया, तो हम लोगों का क्या है, ये घाटा है, जो -1 ही हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का राजस्व घाटा है। क्या होगा हम लोगों का, ये राजस्व घाटा होगा हम लोगों का, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं अब, चलो अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है भाई हम लोग का, अगला बोल रहा है हम लोग का राजस्व घाटा की प्लस पूंजीगत व्यय माइनस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियाँ। ये आप कर लेना, मैं 2 पॉइंट अच्छे समझा चुका हूँ आपको, तीसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिए, इनको आप लोग PDF में डाल दूँगा आप लोगों के ग्रुप में, आप लोग जाके उनको अच्छे से देख लीजिएगा, ये सारे ग्रुप है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है इनको आप अच्छे सोल्व कर लीजिएगा, ईजी है, मैंने करवाए हुए हैं काफ़ी सारे। ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम अकाउंट पर ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, आप लोग कहीं भी ज्वाइन हो जाएगा, सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ वहाँ पे। ठीक है, क्विज के माध्यम से। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर आपको करवाने की कोशिश करूँगा मैं, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों का, देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन जो कह रहा है भैया, वो बोल रहे हैं सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में क्या संबंध है, व्याख्या कीजिए। अब सरकारी घाटा 1 वर्ष में व्यय के लिए सरकार द्वारा किए गए आवश्यक ऋणों की मात्रा को उजागर करना है, मतलब सरकार द्वारा जो खर्चा करा उसके बाद में सरकार ने अलग से जो ऋण लेके, मतलब लोन लेके जो पैसा योजना के लिए लगाया, ये जो देश के विकास के लिए लगाया। ठीक है, राजस्व प्राप्ति जो है सरकार द्वारा, मतलब मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा आप, कि सरकार के पास जो चीज़ है, मतलब जो प्राप्तियाँ पड़ी, मतलब सरकार के पास जितना पैसा पड़ा है राजस्व में, राजस्व अकाउंट में, खाते में जितना पैसा पड़ा है वो योजना में लगाने के बाद, अब योजना में पैसा अधिक मात्रा में लग रहा है, तो सरकार ने क्या करा, प्लस ऋण ले लिया, मतलब कि लोन ले लिया। ठीक है, उन दोनों को जोड़ लिया, है ना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि उन दोनों को जोड़ने के बाद जो घाटा होगा उसको हम लोग उजागर करेंगे बजट में हम लोग। अब देखो, सरकार द्वारा अधिक ऋण लेने का अर्थ है कि भावी पीढ़ियों के उपकरण और बाजार का पुनर्भुगतान करने का भार अधिक होता है। प्रति वर्ष जब ये ऋण भार अधिक हो जाता है तो भावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध साधन कम हो जाते हैं। यह निश्चित रूप से वृद्धि की प्रक्रिया में एक प्रतिबंध के रूप में काम करेगी, विशेषतः जब सरकार गैर उत्पादकीय उद्देश्यों के लिए ऋण देती है। गैर उत्पादकीय मतलब वो कि कोई कंपनी उत्पादन नहीं कर रही फिर भी सरकार उसको ऋण दे रही है। ठीक है, उसकी बात चल रही है, तो वहीं सरकार को घाटा होना ही है, क्योंकि वहाँ वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, वहाँ जिस उद्योग को पैसा दिया गया है वो उस इसका एक अलग तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, उसका अलग तरीके से उपयोग कर रहा है, तो उसका वहाँ पे अलग जो है परिणाम निकल के हमारे सामने आएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपको, तो हमारा क्वेश्चन होना था अगला क्वेश्चन 12वां, कि क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है, व्याख्या कीजिए। या सार्वजनिक ऋण एक बोझ बनता है। आवर्ती उधार भावी पीढ़ियों के लिए राष्ट्रों को संचित करता है। भावी पीढ़ियों को विरासत में एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिलती है। देखिए सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात को। कहीं ना कहीं हम देखते हैं शुरू से कि जो हमारे पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं हमसे कम विकसित थे, या ज़्यादा हो भी सकते हैं, मतलब 5% केस ऐसे होंगे जिसको बोल सकते हैं हम कि जो विकसित होंगे, परंतु 95% केस ऐसे हैं मिडिल क्लास लोगों के, ठीक है, जिनके जो केस हैं हम बोल सकते हैं कि यार जो पिछड़े हुए थे उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर थी, कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी, कमज़ोर थी, जिसमें राष्ट्रीय सकल उत्पाद की वृद्धि निरंतर कम रहती है। मतलब जो सरकार जो मतलब एक राष्ट्र द्वारा जो उत्पादन किया था, जो GDP बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, GDP क्या बोलते हैं उसको, सकल घरेलू उत्पाद को, वो कम थी, क्योंकि पिछली पीढ़ियों ने जो किया वो काम हम अब नहीं कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हम लोग हमारे डेवलपमेंट बात कर रहे हैं, विकास पे बात कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान या ब्याज भुगतान के लिए खपत होती है और घरेलू निवेश निचले स्तर पर बनी रहती है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा राजकोषीय घाटे होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां एक दुष्चक्र जन्म लेता है। उच्च राजकोषीय घाटे के कारण सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कम होती है और निम्न सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोल रहे हैं, निम्न सकल घरेलू उत्पाद जो है, देखिएगा, उत्पादन की संवर्धन के कारण राजकोषीय घाटा उच्च होता है, अतः प्राप्तियां संकुचित होती है, जबकि व्यय के में विरासत होता है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है। राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकारी व्यय का बड़ा हिस्सा कल्याण संबंधी व्ययों पर खर्च किया जाता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 13। मैं ये चैप्टर पूरा करवाने वाला हूँ, फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होनी, 20 मिनट से होनी, बहुत सारी क्लास होनी नहीं है। हम यह हमेशा इफ्तिकार को यह आवश्यकता नहीं है कि यदि राजकोषीय घाटे का प्रयोग उत्पादन क्रियाओं के लिए किया गया हो जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो तो संभव है। कितनी अच्छी बात बोली इसने। अगर राजकोषीय घाटे में, अगर जो राज का कोष है उसमें घाटा भी हो रहा है, और अगर आपने मान लो उसमें पैसा, अगर घाटा खा के अगर पैसा आपने दिया है, ठीक है, ऋण दिया है, तो अगर आपने उसको उत्पादक को दिया है जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो वो घाटा आपका कभी ना कहीं जाके पूरा हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, वो उसकी भरपाई हो सकती है। परंतु अगर उसी पैसे को हमने किसी अदर चीज़ के लिए दे दिया, मतलब कोई व्यक्ति उसका उत्पादन करना नहीं चाहता और वो उसके पैसे का अलग ही यूटिलाइज करेगा, तो वहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, वहाँ पर और घाटा होगा, है ना। देखिए, जिससे अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि हो तो संभव है कि राजकोषीय घाटा स्फीतिकारी सिद्धांत न हो, परंतु वास्तव में सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार का एक महत्वपूर्ण संगठक भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके कारण अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण प्रायः कीमत स्तर में वृद्धि होती है। कीमत स्तर में साधारण वृद्धि उच्च लाभों के द्वारा अधिक निवेश को प्रेरित कर सकती है, परंतु जब कीमत वृद्धि का स्तर भयप्रद सीमाओं तक बढ़ जाता है तो इसके कारण, देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए आगे बढ़ाए तो थोड़ा सा ऊपर करता हूँ उसका आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, भयप्रद आगतों को लागत में वृद्धि तथा दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि मुद्रा की गिरती क्रय क्षमता के कारण समग्र मांग में कमी होती है। आगतों की कम लागतों में वृद्धि तथा समग्र मांग में कमी एक साथ मिलकर निवेश में कमी करते हैं। सही बात है, जिसके कारण सकल घरेलू उत्पाद में भी कमी होती है। भैया कहीं ना कहीं अगर आप मान लो किसी वस्तु की लागत में कमी करेंगे तो उत्पादन में कमी ऑटोमेटिक आएगी ना, और उत्पादन में कमी आई तो कहीं ना कहीं जीडीपी कम होगा, देश का सकल घरेलू उत्पाद कम होना है, और सकल घरेलू उत्पाद कम हुआ तो अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिलेगी। अतः अर्थव्यवस्था में एडी कम होने की अपस्फीति भी हो सकती है और आर्थिक मंदी भी जन्म ले सकती है। सही बात है, कितनी अच्छी बात बोली इसने कि जब अगर कोई उद्योगपति अगर वो उत्पादन में कमी करता है, तो अगर उत्पादन में कमी करोगे तो कहीं ना कहीं मान लो जो कि उपभोग करता है वो उनकी वस्तुओं में कमी आएगी ना, और उनमें कमी आएगी तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था डगमगाएगी और आर्थिक मंदी जन्म लेना ही है, स्वाभाविक बात है, उसमें क्या है। आगे बढ़ता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोग, हमारे साथ लास्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन नंबर 14। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भैया, ठीक है, इसको साइड में कर देते हैं भैया को। क्वेश्चन नंबर 14, घाटे में कटौती के विषय में विमर्श कीजिए। घाटे में कटौती के लिए दो विधियां अपनाई जा सकती है। पहला है करों में वृद्धि, मतलब टैक्स में वृद्धि कर दो। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर ज़्यादा भरोसा करती है। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष कर अपनी प्रकृति में प्रतिगामी होता है। इसका प्रभाव सभी आय समूह के लोगों पर समान रूप से पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग टैक्स में अधिक वृद्धि करेंगे सरकार, तो उसका सभी व्यक्तियों की आय में समान प्रभाव पड़ेगा, सार्वजनिक में, है ना। और व्यय में कमी कर दो। कैसे सरकार ने घाटे में कटौती करने के लिए सरकार व्यय को कम करने के लिए कटौती पर बल दिया जाता है। सरकार के कार्यकलापों को सुनियोजित कार्यक्रमों और सुशासनों के माध्यम से संचालित करने से ही सरकारी व्यय में कटौती की जा सकती है, परंतु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धनता निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार कार्यक्रमों को रोकने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः पूर्व निर्धारित स्तरों पर व्यय में वृद्धि नहीं करने के लिए सरकार व्यय स्वयं पर प्रतिबंधों का आरोपण करती है। इसके अतिरिक्त सरकार व्यय में कमी करने के लिए जिन क्षेत्रों में कार्यरत है स्वयं को उनमें से कुछ क्षेत्रों से निकाल लेती है। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों को शेयर की बिक्री के द्वारा ही भी प्राप्तियों में बढ़ोतरी करने का एक प्रयास किया जाता है। कितनी इजी बात बोली है। अगर मान लीजिए सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पर कमी कर दी तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि कर भी कम हो जाएगा, और कम कर हुआ तो सरकारी राजस्व जो व्यय है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, घाटा कम हो जाएगा, फ़ायदा ही होने लगेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, छोटा सा सीधी सी बात है। शेयर मार्केट में किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो हर एक व्यक्ति शेयर खरीदने लग जाता है, परंतु जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति बेचता है, ना कि उसको रखता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पैसा कमाना पसंद है, ना कि ये पसंद है कि उसका पैसा वेस्ट चाहे उसका पैसा घटे। हर एक व्यक्ति को ये चाहता है कि उसका पैसा डबल होना चाहिए, उसका बढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक है। देखिए ये हमारा चैप्टर पूरा हो रहा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप अकाउंट, मतलब कि ट्विटर अकाउंट, ठीक है, फेसबुक अकाउंट की लिंक मैं आपको दे दूँगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको इन सभी चीज़ों की लिंक प्रोवाइड हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग जाइए और वहाँ पे ज्वाइन होइए। और आपको जो भी समस्या आती है
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, क्योंकि मुझे पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे। आप लोगों को क्या समस्या आ रही मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आप समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। मैं इतना कोर्स करवा चुका हूँ आप लोगों को, ऑनलाइन फ्री कोर्स करवा चुका हूँ, तो क्या आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।